बिहार की राजनीति सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह एक मिजाज है, एक ऐसा मिजाज जिसे समझना बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी टेढ़ी खीर रहा है। और 2025 के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब 125 एनडीए और 110 महागठबंधन का एक कांटे का मुकाबला हुआ था। लेकिन 2025 यह कांटे की टक्कर नहीं, यह एक तरफा जनादेश है। एनडीए को 200 से अधिक सीटों का प्रचंड बहुमत और महागठबंधन का 40 सीटों से भी नीचे सिमट जाना, यह एक असाधारण राजनीतिक घटना है। तो सवाल यह नहीं कि एनडीए कैसे जीती, सवाल यह है कि यह ऐतिहासिक जनादेश किन खम्भों पर खड़ा किया गया है। और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का वो 30 साल पुराना मुस्लिम यादव समीकरण, जो कभी बिहार की राजनीति का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। आइए इस पूरी तस्वीर का परत दर परत विश्लेषण करते हैं। यह जीत किसी एक फैक्टर का परिणाम नहीं है, यह एक बहुत ही सावधानी से बुनी गई त्रिआयामी रणनीति का नतीजा है। पहला स्तंभ, द नीतीश फैक्टर। भले ही राजनीतिक थकान या एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यह अच्छी तरह जानता था कि नीतीश कुमार के बिना बिहार जीतना लगभग असंभव है। नीतीश कुमार सामाजिक गोंद हैं जो एनडीए के कोर बीजेपी वोट के साथ अति पिछड़ा, महादलित और सबसे महत्वपूर्ण महिला मतदाताओं को जोड़ते हैं। उनके चेहरे के बिना यह महासामाजिक गठबंधन बन ही नहीं सकता था। दूसरा स्तंभ, दी मोदी फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव का रंग दे दिया। पूरा अभियान डबल इंजन की स्थिरता, आरजेडी के शासनकाल, जिसे वे जंगल राज कहते हैं, उसकी यादों पर केंद्रित था। यह मोदी फैक्टर एक बूस्टर शॉट की तरह था, जिसने बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे स्थानीय मुद्दों के असर को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। लेकिन इस जीत का तीसरा और सबसे घातक स्तंभ एनडीए का वो सिल्वर बुलेट था, जिसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, और वो था लाभार्थी मॉडल। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुआ। विपक्ष ने इसे वोटों की खुली खरीद और चुनावी रिश्वत कहा, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह रणनीति काम कर गई। इस चुनाव का सबसे बड़ा आंकड़ा है बिहार की महिला मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत, 71.6%। यह बिहार के इतिहास में सबसे अधिक है और पुरुषों के मतदान से लगभग 9% अधिक है। यह 10,000 रुपये का लाभार्थी दांव नीतीश कुमार की महिला हितैषी छवि और प्रधानमंत्री मोदी के हाईटेक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सटीक मिश्रण था। और यहीं से महागठबंधन की हार की कहानी शुरू होती है। आरजेडी, जो 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 2025 में 30 सीटों के आसपास सिमटकर तीसरे नंबर पर चली गई, क्योंकि आरजेडी का 30 साल पुराना मुस्लिम यादव समीकरण 2025 में बुरी तरह टूट गया। पहली बार एनडीए ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। मुस्लिम वोट, जो पहले 80% तक महागठबंधन के पक्ष में एकजुट होता था, वह इस बार बिखर गया। और बाय फैक्टर यानी यादव वोट, इसका सबसे बड़ा संकेत राघोपुर से आया। तेजस्वी यादव, जो 2020 में 38,000 से अधिक वोटों से जीते थे, वे 2025 की गिनती में अपने ही पारिवारिक गढ़ में बीजेपी से पिछड़ते बढ़ते रहे और अंत में बहुत कम अंतर से जीते। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आरजेडी का यादव परिवार अब समुदाय के एक बड़े आकांक्षावादी वर्ग के लिए एक देनदारी बनता जा रहा है। और इसी बाय फैक्टर को तोड़ने के लिए बीजेपी ने एक बहुत गहरी चाल चली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार में प्रचार के लिए उतारना, यह आरजेडी के यादव एकाधिकार को तोड़ने का एक लॉन्ग टर्म सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि सारा यादव वोट बीजेपी को मिल जाए, यह उस आकांक्षावादी यादव मतदाता को एक संदेश देना चाहता था कि अब उन्हें जंगल राज के बैगेज वाली आरजेडी के साथ बंधे रहने की जरूरत नहीं है। एक यादव बीजेपी में भी शीर्ष पद मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। राघोपुर में तेजस्वी का कड़ा संघर्ष इसी रणनीति का पहला परिणाम हो सकता है। इस चुनाव ने गठबंधन की गुणवत्ता का अंतर भी साफ दिखाया। एनडीए के सहयोगी जैसे चिराग पासवान की एलजेपी फोर्स मल्टीप्लायर यानी शक्तिवर्धक साबित हुए।
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सहयोगी एक मरा हुआ बोझ साबित हुए। कांग्रेस 19 सीटों से गिरकर 6 सीटों पर आ गई। यह कांग्रेस का एक ग्रेट डिस्कनेक्ट है। इस पर हमें अलग से बात करनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में उस छवि को वोट में बदलने के लिए जमीन पर संगठन ही नहीं है। कांग्रेस वहां एक खोखला ढांचा है, वो पूरी तरह से आरजेडी की ग्राउंड मशीनरी पर निर्भर है। राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व बिखरा हुआ है। अब बात करते हैं दो और बड़ी विफलताओं की। पहला, प्रशांत किशोर, जिनका जन स्वराज प्रयोग एक पूर्ण विफलता, कंप्लीट फेलियर साबित हुआ। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी सभी 243 सीटों पर लड़ना। बिहार में बायपोलर मुकाबला है। जन स्वराज को वोट देना एक खराब वोट माना गया। उनकी पार्टी बी टीम की ब्रांडिंग से बाहर नहीं निकल पाई। अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा 20 से 25 चुनिंदा सीटों पर केंद्रित की होती तो शायद वे कुछ सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत कर सकते थे, लेकिन है अति महत्वाकांक्षा उन्हें ले डूबी। और दूसरी विफलता है बिहार के असली मुद्दों की। यह इस चुनाव का सबसे बड़ा कोर कॉन्फ्लिक्ट यानी केंद्रीय संघर्ष था। बिहार आज भी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन ये असली मुद्दे हैं। महागठबंधन ने, खासकर तेजस्वी यादव ने, अपना पूरा अभियान इसी लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक वादे पर बनाया, लेकिन एनडीए ने इस लॉन्ग टर्म वादे को एक शॉर्ट टर्म और तत्कालिक लाभ में काउंटर किया। 10,000 रुपये कैश इन हैंड। बिहार की कड़वी जमीनी हकीकत में जहाँ इतनी गरीबी हो, वहाँ नौकरी के वादे पर हाथ में नकद भारी पड़ गया। विकास के ठोस मुद्दे इस नकद कल्याणकारी राजनीति के नीचे दब गए। देखिए, यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, यह योजनाओं के जरिए पैसा बांटना कोई नई या सिर्फ मोदी सरकार की देन नहीं है। यूपीए सरकार ने 2013 में डीबीटी को भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने के लिए एक गवर्नेंस टूल यानी प्रशासनिक उपकरण के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस गवर्नेंस टूल को एक प्रचंड चुनावी हथियार में बदल दिया है। यह लाभार्थी मॉडल हमने 2023 में मध्य प्रदेश में लाडली बहना के साथ देखा, 2024 में महाराष्ट्र में देखा और अब बिहार में 2025 इसका सबसे विशाल और सफल प्रयोग देखा है। यह मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि बीजेपी के पास एक अनलेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे तंत्रों से हासिल की गई फाइनेंशियल डोमिनेंस के कारण वे इस तरह की लाखों करोड़ की लाभकारी योजनाएं का खर्च उठा सकते हैं। वहीं फंड की कमी से जूझ रहा विपक्ष इस कैश ट्रांसफर की दौड़ में मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो 2025 का नतीजा यह एक नए कल्याणकारी मॉडल की जीत है। तो 2029 का रास्ता क्या है? बिहार 2025 ने साफ कर दिया कि भारत की राजनीति अब सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़क से हटकर प्राइवेट गुड्स यानी बैंक खाते में सीधे नकद की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यह मॉडल जिसे विपक्ष रेवड़ी कहता है, उसे लाभार्थी वर्ग, कल्याण और सशक्तिकरण मानता है। और जब तक विपक्ष इस नए कल्याणकारी मॉडल और इस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स, लेन देन की राजनीति का एक विश्वसनीय और टिकाऊ काउंटर नैरेटिव नहीं ढूंढ लेता, तब तक 2029 का महासंग्राम भी इसी बिहार मॉडल की प्लेबुक से तय होता रहेगा।